हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को बेसब्री से एक चीज का इंतजार था, जो कि था 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का प्रॉब्लम सेट। तो फाइनली यार, आप लोग का डिमांड पूरा करने के लिए लेकर आ गया हूं 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का पहला प्रॉब्लम सेट। एक ट्राइंगल है, यहां पे बोल रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मतलब दो ट्राइंगल दिया हुआ है, आपको दिख रहा है क्लियरली। एक ट्राइंगल एबीसी है, दूसरा ट्राइंगल है दैट इज पी क्यू आर या फिर पी आर क्यू, जैसा आपको बोलना है वैसा आप बोल सकते हो। अब यहां पे एक चीज क्लियरली बोल रखा है कि यहां पे जो करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या फिर सिमिलर ट्राइंगल, तो यहां पे अगर बोला हम लोगों को कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में एक के ऊपर एक या फिर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस देखा जाए तो एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन पीआर। मतलब एबी अपॉन क्या होगा, मतलब एबी का जो रेशियो है वो पीक्यू से बनता है, वैसे ही बीसी का पीआर से। तो बीसी का किससे बनता है, पीआर से बनता है। और सीए का, ये सीए का किससे बन रहा है, दैट इज पीक्यू से बन रहा है, दैट इज ये वाला। ठीक है ना, क्यूआर। हाँ, पहले जो एबी है, देखो यहां पे ध्यान से, मैं अलग अलग कलर यूज करता हूं, नंबर 1 नंबर 2 डाल के ऐसा यूज करता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो एबी और क्यूआर है, मतलब ये एबी 1 और क्यूआर जो है 1। ठीक है, बीसी और पीआर है तो बीसी 2 और पीआर भी 2 हो गया। वैसे ही सीए और पीक्यू, तो सीए दैट इज 3 एंड दिस इज 3। मतलब जो मैंने 1 और 1 लिखा, ये दोनों एक दूसरे के रेशियो में है, मतलब एबी और क्यूआर रेशियो में है। 2-2 जो दिख रहा है आपको ये दोनों रेशियो में, और 3-3 जो दिख रहा है वो दोनों रेशियो में। इसका मतलब क्या है कि अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स देखें तो उसके हिसाब से आना चाहिए। तो यहां पे 4 ऑप्शंस दिए, ये चारों में से कोई एक हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्या होगा, देखो हमको बताना है कि कौन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्या ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी होगा? अब ध्यान से देखो, पी क्यू आर ट्राइंग सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, एबीसी से तो पी क्यू, ठीक है, और एबी, ये 3 और 1। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो पहला ऑप्शन क्या है, पी क्यू आर इज सिमिलर टू एबीसी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको, देखो मैं थोड़ा सा ना इलाबोरेट कर रहा हूं, एक्चुअली देखा जाए तो मैं 2 सेकंड के अंदर ऑप्शन मैं बता दूंगा कि क्या इसका सही आंसर है, करेक्ट है। अब यहां पे आपको अगर मतलब ध्यान से देखोगे तो आपको मैं इलाबोरेट कर रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए ना कि ये किस चीज से हो रहा है, ये आंसर किस चीज से आ रहा है, ये आपको समझ में भी आना चाहिए। तो इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है और इसको ये करना है। तो पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, ओके। अब पी क्यू आर किधर है, देखो ये पी, ये क्यू, ये आर। अब देखो ये पी क्यू है 3 पोजीशन पे, मतलब ये पहला 2 ले रहा हूं, ये 3 पोजीशन पे, और पहला 2 ले रहा हूं एबी, एबी कौन से पोजीशन पे 1। तो ये 3 और 1 सेम सेम है क्या, नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं ले सकते, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। फिर यहां पे देखो पी क्यू और सी ए, सेकंड वाला पी क्यू और सी ए, तो पी क्यू किधर है, पी क्यू 3 है, और सी ए किधर है, सी ए भी 3 है, मतलब ये एक टाइम पे चल सकता है। ठीक है, फिर क्यू आर देखो, क्यू आर, इसका क्यू आर और एबी, तो क्यू आर कौन से पोजीशन में, देखो क्यू आर 1 पोजीशन पे है और एबी, एबी भी 1 पोजीशन पे, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी चीज सिमिलर आ रहे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे करस्पॉन्डिंग्स में तो पी क्यू इज करस्पॉन्डिंग साइड टू सीए, तो पी क्यू जो है, पी क्यू ये सीए से आ रहा है 3-3, देखो 3-3 पी क्यू सीए से आ रहा है। वैसे ही क्यू आर, क्यू आर जो है वो किससे आना चाहिए, एबी से आना चाहिए, तो क्यू आर एबी से आ रहा है, करेक्ट है। मतलब ये चीज हम लोग को देख के पता चल गया कि ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स में होंगे। समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। एक ट्राइंगल है डीईएफ और ट्राइंगल है पीक्यूआर, दिख रहा है दोनों ट्राइंगल, ठीक है चलो। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, एंगल डी जो है, मतलब ये आपको ये वाला एंगल दिख रहा है, ये डी जो है वो क्यू से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि आर ई से है, ये वाला आर जो है ये ई से, ये भी हम लोग को पता है, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, मतलब कौन सा फॉल्स होगा। तो सबसे पहले बात, दो एंगल यहां पे क्या बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। यहां पे क्या बोल दिया है कि एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू। जब दो एंगल कोई भी ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, सिमिलर बना देंगे। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को क्या बना लेंगे, सिमिलर बना लेंगे। तो हमारा जो ट्राइंगल डीईएफ है, ट्राइंगल डीईएफ जो है ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किससे, डीईएफ सिमिलर हो जाएगा क्यू आर पी से। देखो डीईएफ वैसे क्यू आर पी, तो इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। क्यों सिमिलर हुआ बताओ, कौन रीजन बताएगा। हमने पढ़ा हुआ है पूरे चैप्टर के अंदर, दो एंगल सिमिलर आ गए ना, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हुए, तो एंगल एंगल टेस्ट, और एंगल एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब सिमिलर हो गए, तो हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लिख सकते हैं। तो लिखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब डीई अपॉन क्यू आर हो जाएगा इज इक्वल टू ईएफ अपॉन आरपी हो जाएगा, एंड लास्ट में डीएफ अपॉन क्यूपी हो जाएगा। ये हमने लिख दिया, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सीएससीटी लिख सकते हो, ठीक है ना।
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये आ गया। देखो हम लोग पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आपको समझ में आना चाहिए। अब आप यहां पे थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते हो तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि इतने सारे ऑप्शंस में क्या इसमें से कोई मैच हो रहा है क्या। आप देखो यहां पे है ईएफ अपॉन पीआर, ईएफ अपॉन पीआर ये है ईएफ अपॉन पीआर, ठीक है। उसके साइड में डीएफ अपॉन पीक्यू, डीएफ अपॉन पीक्यू, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 आपको कहीं ना कहीं सही दिख रहा है, चलो ठीक है। दूसरा है डी अपॉन पीक्यू, डी अपॉन पीक्यू है क्या, हो ही नहीं सकता, मतलब ये ऑप्शन गलत है। फिर डीई अपॉन क्यूआर है, तो डी अपॉन क्यूआर है, वैसे ही डीएफ अपॉन पीक्यू है, मतलब ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। एंड लास्ट में है ईएफ अपॉन आरपी, डीई अपॉन क्यूआर, तो ईएफ अपॉन आरपी और डीएफ अपॉन डीई अपॉन क्यूआर, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत क्या है, ये एक ही गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये है करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर, जो गलत है वो करेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें बोल रहा है जो फॉल्स है वो बताओ, तो हमने बता दिया कि ये गलत है, बाकी सब सही है, करेक्ट है। कितना सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, ध्यान से देखना इस चीज को, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ दिख रहा है दो आपको, बहुत सिंपल। अब यहां पे बोल रहे हैं कि एंगल बी और एंगल ई, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। एफ और सी कॉन्ग्रुएंट है, दिख भी रहा है यहां पे, ठीक है ना, एफ और सी भी मेरा कॉन्ग्रुएंट है, चलो ठीक है। AB का वैल्यू 3DE है, AB का जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स DE है, चलो ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है बताना है। तो सेम वही चीज अप्लाई होगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे दोनों ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है मेरा ABC वो सिमिलर है मेरा ट्रायंगल किससे, DEF से। DEF से क्या है, सिमिलर है, ठीक है। क्यों सिमिलर है भाई, एंगल एंगल टेस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं। चलो एंगल एंगल टेस्ट से मैंने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज AB अपॉन DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF। ये हम लोग निकाल सकते हैं, क्यों आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट कर लो और कुछ सॉल्व करना रहेगा तो काम आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलो ध्यान देना, अब हमें ये देखना है कि हमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यार इससे क्या लेना देना, इससे लेना देना ये है, अगर आप ध्यान दोगे इसमें बोल रहा है कि द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। हम लोग को ये बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट भी नहीं और सिमिलर भी नहीं है, तो सिमिलर तो है ना भैया, मतलब पहला वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि सिमिलर तो है, हम देख पा रहे हैं कि सिमिलर है ट्रायंगल, ठीक है ठीक है। अब एक और चीज यहां पे उन्होंने क्लियर कर बोल रखा है क्वेश्चन में कि AB का वैल्यू 3 टाइम्स DE है, AB का जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स DE है। AB के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 3 टाइम्स DE, नीचे अकेला DE है, नीचे अकेला DE तो ऑलरेडी है, ठीक है। और बाकी जो वैल्यू है उसको आप एज इट इज लिख सकते हो, लिखना है तो BC अपॉन EF, ठीक है, इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है। अब इससे एक चीज पता चला कि मेरा जो AB का वैल्यू है 3 टाइम्स DE है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज रियलाइज हो रहा है कि जो AB का जो वैल्यू है, मतलब AB का जो लंबाई है वो DE से 3 गुना है। 3 टाइम्स DE मतलब बड़ा है, और जब बड़ा है मतलब दोनों के जो लेंथ होंगे वो अलग अलग है। अब जब दोनों के लेंथ अलग अलग होंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं, मतलब हमारा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हो, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो मुझे ये फिलहाल में अभी ये सही दिखता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ट्रायंगल मेरा सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों के साइड अलग अलग दिए हुए हैं, एक 3 गुना उससे बड़ा है, इसके लिए नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब मैं और ऑप्शन जो है उसको भी चेक कर लेता हूं ताकि यार आपको सेटिस्फैक्शन मिले कि ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट आंसर है। तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, मतलब कॉन्ग्रुएंट भी है सिमिलर भी है, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज अबव ट्रू, तो ये भी गलत है, मतलब इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। ये आ गया हमारा प्रूफ, समझ में आ गया। इस तरीके से करना है, बहुत इजी होता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, मतलब ऑप्शंस दिए रहेंगे 3 या 4 ऑप्शंस मेनली दिए होते हैं और आपको सॉल्व करना होता है, बस दिमाग का खेल है, क्योंकि आपने जो पूरा चैप्टर हमने जो आपको पढ़ा है उसमें आपने जो कंसेप्ट सीखा है वही चीज यहाँ पे काम आने वाला है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, जो कि है ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ, दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। इक्विलैटरल बोल रखा है, मतलब तीनों के तीनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ट्रायंगल भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। एबीसी इज सिमिलर टू, माफ करना, रेशियो में है। देखो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, देखो क्या बोल रहा है, एक सेकंड देख लो यहां पे, देखो क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है ना। इस सिमिलर, माफ करना, क्या बोलते हैं इसको, रेशियो में है। और हमने एक पढ़ा था थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ रेशियो वाला पढ़ा था, याद है। तो वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, that will be equal to BC square upon EF square,
समझ में आ रहा है? फिर AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर, यही होता है ना थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यही होता है। ओके, अब यहां पे हमको AB का वैल्यू 4 दिया हुआ है, मतलब ये वाला AB का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो इससे हमको मतलब है क्या? नहीं, हमको सिर्फ इससे मतलब है। और ये ABC अपॉन DEF का वैल्यू दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो मतलब 1:2 दिया हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 इज इक्वल टू AB का वैल्यू है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल अपॉन DE का स्क्वायर। ठीक है, DE का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर ले, देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन DE का स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर DE का स्क्वायर क्या हो जाएगा? DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 32। अब सॉल्व कर लो, तो DE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32। अंडर रूट ऑफ 32 मतलब कितना होता है? 4√2, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो DE इज इक्वल टू 4√2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग, क्या कोई 4√2 दिख रहा है आपको ऑप्शन में? 2√2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 4√2 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी था बोलो, बस दिमाग लगाया और आपको कॉन्सेप्ट पता था पहले से ही, तो आपने दिमाग लगाया, सॉल्यूशन सॉल्व किया और यहां पे करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दिया। क्लियर? समझ इसको, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक फिगर है जो कि दिख रहा है आपको, सेगमेंट XY पैरेलल टू सेगमेंट BC, मतलब यहां पे क्लियर दिख रहा है कि XY पैरेलल है BC से, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हम लोग को बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें कि सेगमेंट XY पैरेलल है सेगमेंट BC से, चलो ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया। ट्राइंगल मेरा जो है ABC सिमिलर हो जाएगा किससे? जो हमारा दूसरा वाला ट्राइंगल है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं। ठीक है, चलो सेम ही रखता हूं, चलो ट्राइंगल ABC जो पूरा ट्राइंगल है, ये AXY छोटे वाले ट्राइंगल से मैं इसको सिमिलर कर देता हूं, ट्राइंगल AXY से। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे दोस्तों, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट AB अपॉन AX इज इक्वल टू BC अपॉन XY हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू AC अपॉन AY। देखो थोड़ा फास्ट भी करा रहा हूं क्योंकि ये सब चीज का कॉन्सेप्ट आपको पता है पहले से, ठीक है ना, ये हमने प्रैक्टिस से जब करा रहे थे, पूरा चैप्टर जब पढ़ाए थे तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व अगर करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान अगर आप दोगे, तो ये AB अपॉन AC है, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या AB अपॉन AC? तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम ध्यान दोगे, थोड़ा सा भी आप समझने की कोशिश करो, देखो रेड कलर दिखता है इस पे, इसके लिए ले रहा हूं, AB अपॉन AC अगर आप देखोगे इसको, तो आपको कुछ चीजें जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, ये AB अपॉन AX है, ये AC अपॉन AY है। अगर इसको मैं ऐसा लिखूं, AB अपॉन AX इज इक्वल टू AC अपॉन AY, ठीक है, और ये AC को नीचे लेकर आ जाऊं, तो AB अपॉन AC हो गया। देखो ये AC इधर आ गया और AX इधर चला गया, तो इज इक्वल टू AX अपॉन AY इज इक्वल टू AX अपॉन AY। तो ये जो चीज है वो सेम इसके जैसा दिख रहा है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू AX अपॉन A, मतलब ये चीज को लेके हमने ये बना दिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। लेकिन एक और कंडीशन ये है कि क्या सर पहले बार में आंसर आ गया? कैसे पता चला? अरे कैसे पता चला? हमने फर्स्ट को लेके सॉल्व किया तब पता चला। अब सेकंड को भी लेके देखो, AX अपॉन XB, AX अपॉन XB किधर है? इसमें है ही नहीं XB, देखो XB है ही नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिकली आंसर नहीं हो गया। फिर AX अपॉन YC, AX अपॉन YC कहीं पे भी संबंध दिख रहा है क्या? इसका कहीं पे भी कनेक्शन दिख रहा है क्या AX अपॉन YC का? नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। AB अपॉन YC कहीं दिख रहा है क्या? AB अपॉन YC, AB अपॉन YC नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। तो यही ऑप्शन हो गया ना, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया यहाँ पे कि यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? क्लियर? चलो फिर समझ में आ गया होगा। तो प्रॉब्लम सेट नंबर 2, पहला ही क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रहेंगे और आपको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, आउट ऑफ विच इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आप जानते हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। अगर जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है और इसने चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हमारे, मतलब क्या होता है पाइथागोरियन, क्या होता है 30 60 90 45 45 90, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ये सभी चीज आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे लेक्चर वीडियो जो हमने बनाए हैं इस चैप्टर के या फिर हर एक चैप्टर के, उसको आप देखना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट प्रॉब्लम सेट अगर आप देख रहे हो आगे और इसके सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे आपने, तो शायद आपको ये चीज इतना ना समझे। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, कैसे भी एग्जांपल आने दो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके पास उस चीज को सॉल्व करने की एबिलिटी है, उस चीज का मतलब, उस चीज का कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो आपको अगर पता ही नहीं है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आपको लेक्चर्स देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब जैसा कि आप जानते हैं 3 नंबर होता है। अब 3 नंबर में से एक नंबर सबसे बड़ा होता है। अब वो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर निकाले, ठीक है, और वो बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर करके प्लस करके इक्वल आ जाए, तो वो नंबर क्या कहलाता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। जैसे कि पहला यहां पे है 1 5 10। अब इसमें से कोई तो होगा आंसर। सबसे बेस्ट तरीका क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट
कैंसिल करने का, मतलब पहचानने का तो है ये, लेकिन कैंसिल करने का क्या है, अगर नंबर रिपीट हो रहे तो वो तो पाइथागोरन ट्रिपलेट हो ही नहीं सकता। देखो ऑप्शन डी में ये 5 और ये 5 दो बार 5 आ रहा है, मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो ही नहीं सकता। इसमें 2 2 2 है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो ही नहीं सकता। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, तो इन दोनों में से कोई आंसर है। तो सबसे पहले मैं इसका निकालता हूं। देखो क्या है, सबसे पहले 1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 100। ठीक है, तो अगर आप 100 सबसे बड़ा है, ठीक है, उसको बाजू रखो, लेकिन बाकी दो बच गए 1 और 25। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 1 और 25 को प्लस करके क्या इक्वल टू 100 आ रहा है क्या, मतलब इन दोनों को प्लस करके तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी, तो डायरेक्टली ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, लेकिन सॉल्व करके भी बताऊंगा ना कि कैसे आ रहा है, नहीं तो आप लोग सर ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, तो देखो इसको समझो, क्या है 3 4 5। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और अगला नंबर है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। सबसे बड़ा नंबर है 25, 25 को बाजू रखो, बाकी दो नंबर ले लो। तो 9 प्लस 16, देखो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू, ये तीसरे नंबर के बराबर आना चाहिए। तो ये 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है ना, तो 25 इज इक्वल टू 25 आ रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कौन है, कौन है, ये 3 4 5। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि अगर कोई नंबर जिसमें एक नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी नंबर के सम का स्क्वायर अगर आ रहे हैं तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, याद आ गया होगा, पूरा फ्लैशबैक याद आ गया होगा पूरे चैप्टर का, अगर आपने हमारे वीडियोस देख के पढ़ाई किया है तो। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल इज 169। मतलब क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं क्या करता हूं रफली ना, एक रफ में ना एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, ऐसा ही होता है ना राइट एंगल। ये राइट एंगल, इसका नाम मैं रख देता हूं एबीसी, इसका नाम मैंने एबीसी रख दिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड, मतलब ये उसके साइड है AB और ये BC, तो अगर मैं बोलूं तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, सम ऑफ द साइड स्क्वायर बोला ना, तो ये AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर किसके बराबर है, मेकिंग राइट एंगल इज 169। ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 169। इसका वैल्यू हमें दे रखा है 169। हमें पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हमें इस चीज का AC का वैल्यू निकालना है। तो यार मुझे पता है कि ये एंगल ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। मतलब यहां पे हो जाएगा AC का स्क्वायर, थोड़ा कलर यहां पे मैं चेंज कर लेता हूं आपको समझाने के लिए अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। देखो ये AC हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर वैल्यू निकलेगा हमारा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में 169। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देयरफॉर AC का वैल्यू कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 169 हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में चला गया ना, वो AC का निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है 13 होता है, तो AC का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। ऑप्शन किधर है 13, देखो दिख रहा है 15 13, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजीली अच्छी तरीके से हमने इसको सॉल्व करके बता दिया। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। देखो आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि देखो क्या होता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1A जो आता है आपके एग्जाम में, इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन ही चूज करना होता है, लेकिन ये रफ कैलकुलेशन जो है उसको साइड में करके दिखा दोगे तो बेटर है, नहीं तो आपके पीछे कोई एक लास्ट आंसर शीट के लास्ट पेज पे ना एक रफ पेज बना देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्यों है, क्योंकि इसके ही हेल्प से आपका आंसर निकलेगा। डायरेक्ट तो किसी को पूछ के तो लिखोगे नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 1A का सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो बोलेगा ऑप्शन नंबर बी टिक कर दे, आप चुपचाप ऑप्शन नंबर बी टिक करके आओगे। लेकिन क्या आप उस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो 100%? नहीं ना, कितना भी स्कॉलर व्यक्ति हो आप ट्रस्ट मत करो। आपके पास एबिलिटी है तो आप खुद से साइड में सॉल्व करके आप राइट आंसर खुद से निकाल सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये एक अपने आप पे भरोसा रखो। समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखो आउट ऑफ डेट्स विच कंसिस्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट। मतलब यहां पे डेट्स दिया हुआ है, डेट्स में भी 3 चीज है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब 3 नंबर दिए हुए हैं यहां पे, और इसमें से ये जो है इसमें से कोई तो होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगेन पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब कोई एक नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड का सम ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो पहले कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल हो सकता है। देखो ये 16 है, ये 16 है, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, अब देखो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस 25 करूंगा तो 17 का स्क्वायर 289 तो होगा नहीं, मतलब ये भी नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग इधर ही लग गया, या तो पहला ऑप्शन है या तो सेकंड ऑप्शन है, मतलब दिमाग के हिसाब से मैं बोलता हूं। तो चलो मैं सॉल्व कराता हूं आप लोगों को डायरेक्टली, चलो मैं डायरेक्टली सॉल्व कराता हूं। चलो यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले मैं ले रहा हूं ये 15, 8 और 17, तो 15 है नंबर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 बराबर। फिर अगला नंबर है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 17 अगला नंबर, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इसको 289 सबसे बड़ा नंबर है, इसको बाजू में रखेंगे, बाकी दो को प्लस करेंगे। तो समझ लो कि अगर मैं 225 को प्लस कर रहा हूं 64 के साथ, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 289 के बराबर आना चाहिए। अगर आया तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो देखो 225 प्लस 64, 5 प्लस 4 इज 9, 2 प्लस 6 8, 28 आ गया, 289 इज इक्वल टू 289। मतलब ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर 15 का स्क्वायर जो है प्लस 8 का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रहा है, 17 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ रहा है हमारा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है वो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे क्वेश्चंस ना आपको सॉल्व करने के लिए भी आते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है ना। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ऑप्शन वाले आते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट डी पे जाने की जरूरत नहीं, आंसर मिल गया ना मुझे, तो क्या के लिए डी पे जाऊंगा, एक ही आंसर हो सकता है चारों में से, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया, नेम द ट्राइंगल टाइप। समझ लो कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें आपको क्लियर कट बोल रखा है कि एक साइड का वैल्यू है ए, दूसरे साइड का बी है और तीसरे साइड का सी है, और बोल रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत फंडा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, क्लियर। इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ स्क्वायर। तो ऐसा कब होता है, जब वो ट्राइंगल राइट एंगल हो। इसका मतलब हमारा ट्राइंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, खत्म कहानी, कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। मतलब मुझे लगता है इससे सिंपल कोई एग्जांपल हो सकता है। करेक्ट है, क्लियर है। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो फटाफट से देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज इफ इट्स लेंथ इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोल रहा है कि यार एक स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, आपके लिए ना स्क्वायर लेता हूं। चलो एक स्क्वायर यहां पे मैं ले रहा हूं, चलो यहां पे ले लूं स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर है इस प्रकार से, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है अभी, ठीक है। ये स्क्वायर के अंदर डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। तो एक लाइन खींचना पड़ेगा हमें डायगोनल के लिए, इस प्रकार से एक लाइन होगा डायगोनल, ठीक है, या फिर मैं डॉटेड लाइन लेता हूं, ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये समझ लो डायगोनल है, ठीक है ना, ये डायगोनल है आपका। डॉटेड क्या, चलो फुल लाइन ही लेता हूं, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे डॉटेड क्यों लिया। चलो ये फुल लाइन ले लिया। हाँ, अब इस नाम दे देता हूं मैं इसको, समझ लो ए बी सी एंड डी, मैंने नाम दे दिया। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालना है। पहली बात तो पेरीमीटर आप समझते हो, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ये चारों साइड जो है ना इसका प्लस अगर हो जाए तो पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो समझ लो कि मैं मान लेता हूं कि लेट साइड बी एक्स, एक्स होगा तो इसका साइड एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, बिकॉज स्क्वायर में हर साइड सेम होता है। तो अगर किसी एक को भी एक्स माना है तो सभी को एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। हमको बोल रहा है कि ये जो डायगोनल का जो लेंथ है वो दे रखा है 10√2 सेंटीमीटर, मतलब ये डायगोनल का जो लेंथ है वो 10√2 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ ये स्क्वायर में हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं सिर्फ ये ट्राइंगल को पकड़ू, देखो यहां पे ध्यान से, इस ट्राइंगल को मैं पकड़ू, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। देखो ये ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है आपको, तो इस ट्राइंगल को लूंगा, इस ट्राइंगल को एबीसी बोलूंगा, तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी 90 डिग्री दिया है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरियस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अनुसार क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है, एसी, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, एसी का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 10√2 सेंटीमीटर, तो 10√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का वैल्यू पता है मुझे एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू भी पता है मुझे एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर दैट इज 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 200। तो ये हो गया 200 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना, अब मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200/2 हो जाएगा, 200/2। तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, √100। तो आपको मिल गया एक्स इज इक्वल टू 10। एक्स क्या है आपका, लेंथ है, तो आपको पूछा है ना कि फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का वैल्यू जब 10 आ गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर
चारों साइड का प्लस होता है, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, या फिर आप चारों साइड का 4 मल्टीप्लाई बाय x कर सकते हो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज नथिंग बट 40 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। ऑप्शन में है क्या 40? देखो ऑप्शन में 40 है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसानी से, देखो मैंने ऑप्शन देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने हमारे कंसेप्ट पे भरोसा रखा, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हम एंड टू एंड आंसर निकाल देंगे और वो भी आंसर करेक्ट निकलेगा। इस प्रकार से हमने निकाल दिया और करेक्ट ऑप्शन को भी चूज कर दिया। करेक्ट है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स। मतलब क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हाँ इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, क्या ऑप्शन क्या है? चलो चेक कर लेते हैं, मैंने ऑप्शन गलती से नहीं लिखा लग रहा है। एक सेकंड मुझे दे दो बस, ठीक है। हाँ कौन सा क्वेश्चन है ये? 6th क्वेश्चन है, ठीक है। 6th क्वेश्चन का हाँ ऑप्शन है 9, 4, 6 और 2√6, ठीक है। 9, 4, 6 और 2√6 करेक्ट है। 9, 4, 6 और 2√6, 9, 4, 6 और 2√6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको, क्या क्वेश्चन है कि एक हाइपोटेनियस होगा राइट एंगल का, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ये मेरा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल का कुछ नाम रख दो, ए बी सी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स, लेकिन हाइपोटेनियस पे क्या है? अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब इस हाइपोटेनियस पे एक ऐसा लाइन है जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से। अब आपको दिख रहा है ये कैसा एग्जांपल है? ज्योमेट्रिक मीन याद आ रहा है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इफ हाइपोटेनियस हैविंग परपेंडिकुलर and touching to opposite vertex, देखो ऑपोजिट वर्टेक्स को टच कर रहा है ना, ये वाला इस पे आके टच कर रहा है, तो इस केस में क्या लगता है? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगता है। तो देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक, पढ़ाया है कि नहीं मैंने? लेक्चर याद करो। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कि ये जो अल्टीट्यूड है, यानी इसका नाम क्या रखूंगा मैं? इसका नाम क्या रखूंगा? देखो इस पॉइंट का नाम रखो डी, तो ये हो जाएगा बीडी, तो ये हो जाएगा बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी मल्टीप्लाई बाय डीसी, एडी मल्टीप्लाई बाय डीसी। तो बीडी का वैल्यू मुझे पता है क्या? देखो पहली बात तो क्या बोल रहा है कि इट डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 9 सेंटीमीटर, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मेरा एडी का वैल्यू है 4 और डीसी का वैल्यू है 9, ठीक है। तो बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 कितना होता है दोस्तों? 36 होता है। तो देयरफॉर बीडी विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। तो देयरफॉर बीडी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में चेक करो क्या 6 सेंटीमीटर दिया है क्या? देखो 6 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगेन हमने यहां पे ऑप्शन नहीं देखा था, लेकिन हमने हमारे कंसेप्ट, जो हमारा दिमाग हमने चलाया, यहां पे हमने जो सीखा हुआ है वो अप्लाई किया और देखो आंसर हमने करेक्ट निकाल दिया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे टाइप के, जरूर से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए आखिरी दो एग्जांपल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? पहले हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन 24 एंड 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ? एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा चैप्टर के अंदर ही राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा आपको। इस ट्राइंगल का नाम मैं रख देता हूं एबीसी, ठीक है। हाइट दिया हुआ है कितना? 24। हाइट एंड बेस है, मतलब हाइट 24 है, ठीक है। ये हाइट होगा उसका, ये हाइट 24 है, बेस 18 है, मतलब ये बेस होगा 18। हमें बोल रहा है हाइपोटेनस निकालो, तो ऑब्वियसली एसी निकालना है। तो एसी का स्क्वायर इज नथिंग बट एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। क्या लगा यहां पे? हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है, ठीक है। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी कितना है? 24, 24 का स्क्वायर, बीसी कितना है? 18, तो 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576 होता है। कितना होता है मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है ना? कितना हो रहा है करके देख लो यार 24 का स्क्वायर। चलो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा, आप लोग अपने पास जो नोटबुक है उसको मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि मुझे तो टाइम बचाना है ना दोस्तों फटाफट सॉल्व कराने के लिए। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576। देखो मेरे को याद था लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था इसके लिए। और 18 का स्क्वायर कितना होता है? आई गेस 356 कितना होता है 18 का स्क्वायर, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 18 इंटू 18 324 होता है, माफ करना 324। अब अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, देखो 324 को 576 से प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 324 प्लस 576 900 आ रहा है। तो देयरफॉर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 900
तो मुझे बताओ AC कितना आ जाएगा, तो AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 900, तो कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज नथिंग बट 9 का स्क्वायर 3 और एक 0 लगा दो, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में चेक करो क्या 30 दिया हुआ है क्या, देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब हमारा जो हाइपोटेनियस का वैल्यू आ गया, AC जिसको हमने माना, हाइपोटेनियस का आंसर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। कितना इजी था, आप ही मुझे देखो कमेंट करके बता सकते हो, आपके पास कमेंट बॉक्स है तो आप मुझे बता सकते हो कि यार ये लेवल क्या है। देखने के लिए देखा जाए तो अगर किसी ने हमारे चैप्टर्स नहीं पढ़े, अगर लेक्चर्स नहीं देखे, प्रैक्टिस नहीं किया है, थोड़ा भी नहीं मालूम है इस चैप्टर के बारे में, तो मुझे लगता है ये इतना सिंपल क्वेश्चन भी उसको हार्ड लग रहा होगा, है कि नहीं। देखो आप ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताना, हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने भी वीडियोस देखे, कंसेप्ट क्लियर है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर कर रहा है बच्चा, तो डेफिनेटली ये चीज आपको ऐसा इतना चिंदी लगेगा ना, बोलेगे क्या सर क्या एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल एग्जाम में आएंगे तो ऐसे यू सॉल्व करेंगे हम लोग, करोगे कि नहीं, है कि नहीं। चलो फिर एक आखिरी एग्जांपल है आज का, फिर पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, एबी का वैल्यू है 6√3। चलो ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल। क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, इसमें AB का वैल्यू जो है वो 6√3 है। चलो ठीक है 6√3 है, AC का वैल्यू 12 है, BC का वैल्यू 6 है, ठीक है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल A, एंगल A निकालना है आपको, मतलब ये उल्टा दिया हुआ है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था 30 60 90, एक 45 45 90, तो उसमें आपको क्या दिया होता था कि एंगल दिया होता था और आपको मेजरमेंट निकालना था, इसमें मेजरमेंट दिया एंगल निकालना है, तो उल्टा लगाएंगे, दैट इज द कन्वर्स ऑफ 30 60 90 या फिर कन्वर्स ऑफ 45 45 90। लॉजिक सेम है। क्या है, हमको एक चीज पता है, हमको निकालना क्या है, एंगल A। तो एंगल A के अपोजिट जो साइड ये है, ठीक है, ये दिख रहा है, और ये एडजेसेंट साइड भी दिख रहा है और हाइपोटेनस भी दिख रहा है। तो आपकी मर्जी, चाहे आप साइन लेना है, कॉस लेना है, टाइन लेना है, आपकी मर्जी। तो मुझे एक चीज पता है, क्या होता है, देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। देखो मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ये क्या आएगा। मैंने मान लिया कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मुझे पता है क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। साइड जो होता है अपोजिट टू 30 डिग्री का, वो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है। तो साइड अपोजिट टू, अगर ये 30 डिग्री समझ लो, मैं मान लेता हूं ये अगर 30 डिग्री होगा, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना है, 6 है, तो मतलब 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होना चाहिए। हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 12, तो कितना आ रहा है 2 1 2 2 6 12, मतलब 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। मतलब मैं क्लियर कट क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइड अपोजिट टू 30 डिग्री अगर नहीं आता, इक्वल नहीं आता, तो आप साइड अपोजिट टू 45 वाला लगाते, साइड अपोजिट टू 60 वाला लगाते, तीनों में से किसी एक में सेम आ जाता, तो वही आपका एंगल होता। जिसमें सेम आया वो एंगल बन गया। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ 30 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, चलिए बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस, देयर आर टू सर्कल व्हिच इज गिवन हियर, 5.5 एंड 3.3 रेडियस दिया हुआ है। एक सर्कल का 5.5 होगा, दूसरे सर्कल का 3.3 सेंटीमीटर रेडियस है रिस्पेक्टिवली। हमको क्या बोल रहा है, टच ईच अदर, मतलब ये दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर का लेक्चर वीडियोस देखा है, और अगेन मैं बार बार बोलता हूं 10वीं वाले बच्चे, अगर आप ये प्रॉब्लम सेट के लेक्चर वीडियोस देख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इसके पहले अगर आपने उस चैप्टर का जो हमने लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड किया, जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सेट आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देख रहे हो, इसके पहले आपने नहीं देखा है, तो थोड़ा सा यार एक बार जरूर से हमारे लेक्चर वीडियो जो हमने पढ़ा के रखा हुआ है पूरे चैप्टर का, वो एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको एक चीज और पता होगा कि अगर कोई भी दो सर्कल टच होते हैं, या तो वो एक्सटर्नली टच होते हैं या तो वो इंटरनली टच होते हैं, ये आपको पता होगा सर्कल चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहां पे कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया है कि एक्सटर्नली टच हो रहा है या फिर इंटरनली, तो हम लोग दोनों ही मान के चल सकते हैं कि वो एक्सटर्नल भी हो रहा होगा, इंटरनल भी हो रहा होगा। तो हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो चलो इमेजिनेशन पावर हमारा, तो सबसे पहला कंडीशन मान लो कि ये दो सर्कल है हमारे, और दो सर्कल क्या हो रहे हैं, एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, ठीक है। ये उसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। तो इसका सेंटर कितना है, एक सर्कल का सेंटर जो रेडियस है वो कितना है 5.5, तो ये कितना होगा 5.5 होगा, और एक सर्कल रेडियस है 3.3, यानी कि अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूं तो कितना हो जाएगा 5.5 प्लस 3.3, जो कि हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। मतलब अगर वो सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे होते, अगर वो सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे होते, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर का वो 8.8 होगा। लेकिन यहां पे तो बोला ही नहीं है कि एक्सटर्नली हो रहे हैं इंटरनली हो रहे हैं, तो हम लोग दूसरा कंडीशन भी ले लेंगे। मान लो एक मेरा सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर पॉइंट होगा, और एक और मेरा सर्कल है जो इंटरनली टच हो रहा होगा। तो ये पहले वाला जो बड़ा वाला सर्कल था उसका रेडियस कितना था, दैट इज 5.5 था, ठीक है, और ये छोटे वाले रेडियस का कितना था 3.3, बराबर। तो अगर मुझे इसके और इसके बीच का सेंटर का डिस्टेंस निकालना है, मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो 5.5 माइनस 3.3 मतलब कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि पहला कंडीशन में 8.8 सेंटीमीटर आ सकता है सेंटर सेंटर डिस्टेंस का, और दूसरे कंडीशन में जो इंटरनली टच हो रहा है उसमें वो 2.2 भी आ सकता है। तो हमारे पास दो दो आंसर आ रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दो दो आंसर दिए हुए? चलो चेक करो। तो 8.8 है, 4.4 है, 2.2 है, लास्ट में ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखोगे तो 8.8 भी दिया हुआ है और 2.2 दिया है, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमने एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही कंडीशन के हिसाब से हमारे आंसर्स को निकालने की कोशिश की है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। मतलब दो सर्कल आपस में इस प्रकार टच हो रहे हैं कि वो दोनों सर्कल सेंटर से पास हो रहे हैं, और इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। तो मान लो कि ये मेरा सर्कल है, मान लो ये मेरा डिस्टेंस है, एक ये सेंटर पॉइंट है, एक ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक सर्कल से, एक सेंटर से एक सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, समझ लो, एक सर्कल से एक सेंटर पास हो रहा है, ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने। ठीक है, इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से, समझ लो। देखो ज्यादा बड़ा बन गया, हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। मान लो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों जो सर्कल है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। ठीक है ना, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। ठीक है ना, इस प्रकार से देखो, मैं वो कैसा इनबिल्ट सर्कल है वो बन नहीं पा रहा है बराबर, लेकिन इसके लिए मैंने हाथ से बना दिया। तो यहां पे एक सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उससे दूसरा सर्कल पास हो रहा है, और पहले वाले सर्कल का सेकंड वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट से पहला वाला सर्कल पास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। तो हर सर्कल का रेडियस कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक हुआ, और इसका भी यहां से लेके यहां तक हुआ। मतलब जो डिस्टेंस है उनके सेंटर के सेंटर बीच का, वही उनका रेडियस है। इसके लिए मेरा ऑप्शन नंबर, मतलब जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। मतलब रेडियस जो है दोनों ही सर्कल का वो 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखोगे तो 12 दिया हुआ है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। इट टचेस ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ड्रॉ करता हूं, मान लो इस प्रकार से, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये लाइन हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार से यहां टच हो रहा होगा। एक मिनट, इस प्रकार से यहां टच हो रहा होगा ये, और ये इस प्रकार से यहां टच हो रहा होगा। ठीक है, बाकी चीज को मिटा दो, बाकी चीज को मिटा दो। ये यहां से मिट गया, ये यहां से मिट गया, ये यहां से मिट गया, और ये, ठीक है, यहां से मिट गया। देखो ज्यादा ही मिट गया। देखो इसके लिए मैं स्केल का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर वो मिटता है तो पूरा मिट जाता है। दिक्कत यही है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पे एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे देखो क्वेश्चन भी हमारा मिट गया, इसीलिए मैं इसका ये वाले कमांड का इस्तेमाल नहीं करता। क्योंकि देखो ये बोर्ड है ना, बोर्ड का कभी कभी छोटा मोटा ड्रॉबैक रहता है कि यार एक ही बार मिटाओ, मतलब पूरा जितना भी सिलेक्टेड रहता है वो सब मिट जाता है। इसके लिए मैं वो जो हमारा कमांड है ना, स्केल कमांड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करता। ठीक है, चलो फिर भी खैर जाने दो, वो सब छोड़ो। एक सर्कल है, अब वो सर्कल चारों साइड से एक पैरेललोग्राम को टच कर रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि ये पैरेललोग्राम क्या है, क्या वो एक रेक्टेंगल है? तो मुझे एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम आपको किसी भी एंगल से रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? क्यों रेक्टेंगल नहीं? क्योंकि यहां पे ये साइड 90 डिग्री नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा है। स्क्वायर भी नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं है, मतलब रेक्टेंगल नहीं हो सकता। कहां गया अपना? रेक्टेंगल नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम तो ऐसा होता है, ऐसा होता है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम भी नहीं बचा, रोम्बस, तो रोम्बस ही होगा क्योंकि ये शेप भी काइट जैसा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। वी कैन से दैट कि कभी भी कोई एक सर्कल अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अगर बीचों बीच से पास होके और चारों साइड को बराबर टच करके जा रहा है, तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो रोम्बस होगा, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट। चौथा देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड सर्कल डायमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। अब ट्रिकी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि क्या बोल रहा है कि सबसे पहले एक मेरा सर्कल है, ये सर्कल को मैं ड्रॉ कर लेता हूं इस प्रकार से। ये मेरा क्या है? सर्कल है। अब ये सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है, यहां पे सर्कल का क्या है? सेंटर पॉइंट है। अब ये सेंटर पॉइंट से एक डिस्टेंस है जो कि है 12 सेंटीमीटर का, माफ करना 12.5 सेंटीमीटर का, और इसका नाम समझ लो आप रख दो, ये सेंटर का नाम ओ रख दो, इसका नाम ए रख दो। और क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12.5। तो ये जो डिस्टेंस है आपका,
ये जो डिस्टेंस आपने ड्रॉ किया ये 12.5 है, ठीक है। और यहां पे इस पॉइंट से एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, टेंजेंट को ड्रॉ कर लो। टेंजेंट मतलब आप जानते ही हो, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। और टेंजेंट होगा तो ऑब्वियसली यहां से ओ से इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका नाम रख दो बी। अब अगर ध्यान से देखोगे इस चीज को समझो, थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा समझो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल बन गया और ये ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है भैया? टेंजेंट थ्योरम। क्यों टेंजेंट थ्योरम? टेंजेंट थ्योरम क्या होता है? और आपको अगर ये चैप्टर का कंसेप्ट पता होगा, जो आपने अगर लेक्चर वीडियोस हमारे देखे होंगे तो आपको पता होगा, कभी भी रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब दे ऑलवेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब रेडियस और उस सर्कल के टेंजेंट में, उस सर्कल का टेंजेंट जब रेडियस को टच करता है तो वो हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे टच करता है, तो वो 90 डिग्री होगा बाय टेंजेंट थ्योरम। तो हम लोग लगा सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल क्या नाम है? OBA। ट्रायंगल OBA के अंदर हम लोग क्या लगा सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री आ गया मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। का हाइपोटेनस कौन होगा? 90 के अपोजिट, मतलब OA मेरा हाइपोटेनस होगा, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और एक चीज पता है कि ये पूरा जो वैल्यू है, OA का जो वैल्यू है वो कितना है? 12.5 है। और ये जो टेंजेंट है इसका वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OA का वैल्यू कितना है? 12.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का वैल्यू कितना है? OB का वैल्यू मुझे पता नहीं है तो OB निकल जाएगा यहां से, तो OB का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 12 का स्क्वायर। तो 12.5 का स्क्वायर निकालो। 12.5 का स्क्वायर कितना आता है चेक करो। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा फटाफट से। चलो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 करो तो 156.25 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू जो आएगा 156.25 आएगा। ये 12 का स्क्वायर होता है 144, इधर लेके आ जाओ तो -144 हो जाएगा और इधर इज इक्वल टू OB स्क्वायर बच जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? यहां से मिलेगा आपको OB स्क्वायर का वैल्यू। OB स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 156 माइनस 156.25 माइनस 144 करो तो 12.25 आएगा। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12.25, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा OB का। देयरफॉर OB विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12.25। तो 12.25 का रूट निकालो, OB का वैल्यू आ जाएगा। तो 12.25 का रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 3.5। कितना मिलेगा? 3.5। अब ये कैसे निकाला मैंने? 12.25 मतलब अगर पॉइंट हट गया तो ये 1225 रहेगा और 1225 का रूट होता है 35, तो बीच में एक पॉइंट है तो यहां पे बीच में पॉइंट आ गया 3.5 आ जाएगा। अब ये OB क्या निकला? OB आपका रेडियस निकला। OB जो निकला है वो रेडियस निकला, तो रेडियस आ गया 3.5। लेकिन आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द सर्कल डायमीटर। तो रेडियस निकल गया तो डायमीटर भी निकल जाएगा, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो डायमीटर का वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 जो कि आ जाएगा 7। तो ऑप्शन में 7 सेंटीमीटर है क्या? चेक करते हैं। ऑप्शन में 7 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। बस आखिरी के 2 क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 2 सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली। देखो ध्यान से, 2 सर्कल है, मैं देखो रफली ड्रॉ कर रहा हूं मैं, क्योंकि यार इसका हम लोग को ड्रॉ करने का या फिर कैलकुलेशन करने का मार्क्स नहीं मिलता, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने का मार्क्स मिलता है, इसके लिए रफली ड्रॉ कर रहा हूं। तो 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करवा दो, करवा दिया। ये एक सर्कल का सेंटर होगा, ये एक सर्कल दूसरे सर्कल का ये होगा। अब क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो हमें पूछा है हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स ऑफ देम कैन बी ड्रॉन। मतलब इन 2 सर्कल में से कौन से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप? तो दोनों सर्कल पे टच होने चाहिए, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एक टेंजेंट आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो, देखो एक टेंजेंट यहां ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये एक टेंजेंट हो गया। एक टेंजेंट तो यहां ड्रॉ हो गया जो दोनों सर्कल से टच होके जा रहा है। अब बताओ और कुछ ट्रायंगल यानी टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है क्या? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और कोई टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, जो कि ये बीचों बीच से। तो अगर बीचों बीच से यहां पे एक लाइन अगर मैं पास कर दूं तो ये भी दोनों इससे टच होके जा रहा है ना। देखो अगर ध्यान से, थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन रही है मेरी, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये भी एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। मतलब कहीं ना कहीं इन 2 सर्कल से आप 3 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो जो दोनों सर्कल को टच करेगा। तो हमारा ऑप्शन मतलब आंसर क्या हो गया? 3 लाइंस, मतलब वी कैन ड्रॉ 3 टेंजेंट्स। तो ऑप्शन में 3 है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब हम लोग कोई भी 2 सर्कल से 3 कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? एंगल ACB इज इंस्क्राइब इन द आर्क ACB। देखो आपको ये इंस्क्राइब एंगल थ्योरम आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, सर्कल चैप्टर में था, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर में तो बोलूंगा, क्योंकि ये सर्कल एक ऐसा चैप्टर जो आप अगर अच्छे से समझ लोगे ना तो आपका ज्योमेट्री समझ लो बहुत स्ट्रांग है।
क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं ये चैप्टर का नाम सुन के, लेकिन है इजी चैप्टर, लेकिन इसमें फंडे बहुत है, इसको आपको लर्न कर रखना पड़ेगा। टेंजेंट्स थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है, और भी बहुत सारी चीजें, अगर आपने लेक्चर वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे, ध्यान देना, इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान देना, ये आपको बहुत ईजी लगेगा दोस्तों। चलो अब क्या बोल रहा है इसमें कि एंगल एसीबी इज इंस्क्राइब इन द आर्क एसीबी। तो आर्क एसीबी है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आर्क बनाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक सर्कल बनाऊंगा, इस प्रकार से एक सर्कल होगा। अब ये सर्कल में क्या होगा, एक आर्क होगा, क्या नाम है आर्क का, एसीबी। तो बना लो एसीबी, तो समझ लो कि सबसे पहले एक एंगल एसीबी इंस्क्राइब हो रहा है ना, तो एंगल बना दो एसीबी का इस प्रकार से। ये हो गया मेरा एक एंगल जिसका नाम होगा, ये पॉइंट को मैं नाम रख दूंगा ए, ये पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं सी, और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं बी। तो ये क्या हो गया, एक एंगल हो गया जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है, और यहां पे दो आर्क है, एक तो ये बड़ा वाला आर्क एसीबी और एक ये छोटा वाला आर्क एबी, ठीक है। ये बना दिया, इसका सेंटर ओ है तो सेंटर बना दो ओ नाम का, ओके। इफ एंगल एसीबी का वैल्यू 65 डिग्री, मतलब ये एंगल जो दिया हुआ है, इस एंगल एसीबी का जो वैल्यू है वो 65 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हमको पूछा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ आर्क एसीबी, तो ये जो ऊपर का आर्क दिख रहा है ये एसीबी वाला, इसका वैल्यू निकालना है। एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, अगर नहीं आते तो फिर भी बता देता हूं, कि कभी भी कोई भी एंगल अगर आपको निकालना होता है कोई भी आर्क के अंदर से, तो वो क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीबी क्या हो जाएगा बताओ, मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीबी, उसके नीचे जो भी आर्क बनता है, जिस वो एंगल से सबटेंड किया हुआ जो आर्क बनता है वो उसका हाफ होता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क एबी, ठीक है, आर्क एबी। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। एंगल एसीबी दिया हुआ है कितना, 65 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क एबी, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे चाहिए आर्क एबी का वैल्यू, तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पे 65 यानी कि 130 डिग्री, तो 130 डिग्री इज इक्वल टू आर्क एबी। तो आपका आर्क एबी का मेजरमेंट जो है वो आ गया, लेकिन आपको आर्क एबी का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको एसीबी का वैल्यू निकालना है। तो आपका जो एबी आया ये नीचे वाला यानी माइनर आर्क का वैल्यू आया 130 डिग्री, आपको निकालना है ये बड़ा वाला एसीबी। तो कैसे निकालोगे, वी नो दैट टोटल सर्कल के अंदर कितने डिग्री होती है 360, तो आप क्या करो, मेजर में से 360 में से माइनस कर दो जो कि है 130, कितना हो जाएगा। अब देखो मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्टेप्स का मार्क्स नहीं मिलने वाला इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है, आपको बस ऑप्शन चेक करना होता है, बस आंसर निकालना है। तो 360 में से 130 माइनस करो, कितना बचेगा, 60 में से 30 गया 30, और 3 में से 1 गया तो 230 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो चलो ऑप्शन में देखो 230 डिग्री दिया है क्या, देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है ये है 230 डिग्री, मतलब यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल, मतलब एक सर्कल होगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, मुझे पता नहीं है कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं इसको हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एक सर्कल को, ठीक है। समझ लो मुझे कुछ मालूम नहीं है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो जो चीज बोला है वो कर दो। सबसे बोला एक सर्कल है, अब सर्कल में क्या बोल रहा है, दो कॉर्ड है AB और CD नाम का, वो दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट E है कॉमन पॉइंट, उससे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले दो कॉर्ड बना दो, एक कॉर्ड इस तरीके से बना दो, ये कॉर्ड हो गया, और एक और कॉर्ड इस तरीके से बना लो, ये दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एक का नाम क्या है AB और दूसरे का नाम क्या है CD, ठीक है ना, ये AB है ये CD है, ये दो कॉर्ड है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड है ये कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा बोल रखा है, हमें बोल रहा है AE का वैल्यू जो है 5.6 है, EB का जो वैल्यू है 10 है, CE का वैल्यू 8 है, और हमें बोल रहा है ED का वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, जब हमने ये चैप्टर को पढ़ाया था, जब लेक्चर्स पढ़ाया था आप लोगों को, तो आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमने एक पढ़ा था थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, याद आ रहा है। वापस से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं क्या था वो, यहां पे लिखता हूं मैं, दैट इज थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या बोलता है कि जब भी कोई एक सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उनका क्या बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से उनके पार्ट का रेशियो बन जाता है, यानी कि एक इक्वेशन बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ये AE मल्टीप्लाई बाय E हो जाएगा, यानी कि जो पार्ट है ना, एक ही कॉर्ड है लेकिन ये दो टुकड़े में हो गया, AE और EB, इसके दो पार्ट हो गए। पूरा कॉर्ड क्या था, AB था, लेकिन इस पॉइंट E की वजह से ये AE अलग हो गया और EB अलग हो गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो AE मल्टीप्लाई बाय EB हो जाएगा। एंड ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, AE मल्टीप्लाई बाय EB इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय ED। ये दूसरे वाले कॉर्ड का भी सेम CE मल्टीप्लाई बाय ED हो जाएगा, तो CE मल्टीप्लाई बाय ED हो गया। अब जो वैल्यूज हमें दिए हुए वो हम डाल देंगे। तो क्या दिया हुआ है, देखो अगर आप AE का वैल्यू देखोगे तो दिया हुआ है 5.6, डाल दिया, ठीक है, 5.6 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय EB का वैल्यू दिया हुआ है 10, ओके, इज इक्वल टू CE का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ED मुझे पता नहीं है, निकालने बोल रहा है। तो यहां पे देखोगे तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 56, तो ये 56 हो गया।
ठीक है, हमें चाहिए ईडी का वैल्यू, तो 8 को मैं इस साइड भेज दूंगा तो डिवाइड 8 हो जाएगा और इधर बच जाएगा अकेला ईडी। तो आंसर कितना आ जाएगा, देयरफॉर ईडी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो आंसर कितना आ गया, ईडी का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर दिया है तो कोई बात नहीं। तो ईडी का वैल्यू 7 आ गया। हमें क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईडी, तो चलो ये तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग को क्या चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 7 है, हमारा आंसर भी 7 आ रहा है और बाकी ऑप्शन में कोई 7 नहीं दिख रहा है, मतलब यही हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसानी से हमने इस चीज का क्या बोल रहा है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप जानते होंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। ये इस प्रकार से एक सर्कल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर, ठीक है ना। यहां पे थोड़ा बनाता हूं मैं, यहां पे बनाता हूं, एक सर्कल होता है और एक सर्कल के अंदर क्या होता है ना, क्वाड्रिलेटरल बना होता है। इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसका नाम कुछ दे दो, क्या नाम बोला है, एबीसीडी नाम है। तो ए बी सी एंड डी, इस क्वाड्रिलेटरल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसमें क्या बोल रहा है, एबीसीडी ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए, मतलब जो एंगल ए है मेरा, इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए जो होगा इज थ्राइस द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, इज थ्राइस द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, मतलब ये किसके बराबर होगा, 3 टाइप्स ऑफ एंगल सी, मतलब 2 गुना, ट्वाइस द एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस द एंगल सी। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है जो दिया हुआ है, ये चीज हमें क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये गिवन है, ये क्या है दोस्तों, ये गिवन है, हमें दे रखा है। आगे क्या क्वेश्चन पूछा है हमें, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी, हमें एंगल सी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, एक चीज हम जानते हैं कि ये जो फिगर दिया हुआ है हमें, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको एक चीज पता है, क्या, कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये हम जानते हैं, हमने ये चैप्टर जब पढ़ाया था आपको, तो आपको याद होगा कि जब भी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, उसके अपोजिट वाले साइड जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, उन दोनों एंगल को, अपोजिट एंगल को प्लस किया जाए तो वो किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मेरा एक एंगल है और इसके अपोजिट में ये एक एंगल है, तो अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो एंगल ए और एंगल सी की ही बात हो रही है, तो एंगल ए को कंसीडर करूंगा तो मतलब एंगल ए जो होगा और प्लस करूंगा एंगल सी के साथ, मतलब ये एंगल और उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा, इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा दोस्तों, 180 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आप देखोगे यहां पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी, बराबर, समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैं एंगल ए का वैल्यू निकालू यहां से, तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 ऑफ एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 3/2 ऑफ एंगल सी, मतलब एंगल ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 एंगल सी, और ये प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, देखो यहां पे साइड में करके दिखाता हूं आप लोग को, ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 बराबर, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 3 1 जा 2 1 जा 2 और नीचे हो जाएगा 2, तो 3 + 2/2 यानी कि 5/2 एंगल सी इज इक्वल टू 180। देखो थोड़ा रफ कैलकुलेशन में कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। अब 5/2 एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी का वैल्यू हमें निकालना है, तो 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, मतलब 180 जो था यहां पे, 180 कहां पे करो यार, जगह ही नहीं बच रहा है, चलो यहां पे करता हूं, नेक्स्ट स्टेप यहां पे, तो क्या बच रहा है, देखो 5/2 मल्टीप्लाई बाय एंगल सी इज इक्वल टू 180 बच रहा है हमारे पास, ठीक है ना। हमको चाहिए एंगल सी का वैल्यू, तो ये 5/2 उधर जाएगा 180 के पास, तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 बचा 30, 5 6 जा 30, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 72, यानी कि एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया, 72 आ गया। तो ऑप्शन में चेक करो क्या कोई एंगल 72 दिया है क्या, तो यस बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 72 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशन है उसके लिए माफ कर देना, थोड़ा सा रफ किया क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा, इसके लिए मैंने जगह कम छोड़ा, लेकिन फिर भी आप समझदार हो, समझ गए होंगे कि पहले ये सॉल्व किया, ये इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार हम, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहा है, पॉइंट्स एबीसी ऑन ए सर्कल सच दैट, मतलब एक सर्कल होगा, सबसे पहले अगेन मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बनाता हूं, चलो ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में 3 पॉइंट है ए बी और सी, सच दैट आर्क ए बी जो होगा वो आर्क बी सी के बराबर होगा, जो कि 120 डिग्री है। अब बताओ 120 डिग्री है, मतलब कहीं ना कहीं टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 होता है, 360 में से 2 आर्क का दिया हुआ है 120, मतलब समझ लो कि मान लो
कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे मैं लेता हूं जिसका नाम मैं ए रख दिया, ठीक है। अब 120 मतलब क्या होता है, 360 का तीसरा हिस्सा, समझ पा रहे हो। अगर टोटल एंगल 360 है तो 120 मतलब कितना होगा, टोटल 3 हिस्सा लगेगा इसमें। टोटल कितना हिस्सा लगेगा, 3 हिस्सा लगेगा, क्योंकि अगर 360 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 120 आता है, करेक्ट है। मतलब 120 का एंगल दिया हुआ है, मतलब 360 के हिसाब से वो 3 हिस्से होंगे, तो 3 पॉइंट बराबर दिए हुए, तो एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा पॉइंट यहां पे ले लिया बी, और तीसरा पॉइंट समझो यहां पे ले लिया सी, जो कि बराबर बराबर डिस्टेंस पे। तो ए बी का जो आर्क है उसका वैल्यू कितना दिया, 120 दिया हुआ है। उसके बाद बीसी का जो आर्क है ये वाला, ये भी 120 दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझ लोगे तो पूरा आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ये तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ देता हूं, यहां से यहां जोड़ दिया, यहां से यहां जोड़ दिया, और यहां से यहां जोड़ दिया, मैंने तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। ओके, अब मुझे एक चीज पता है कि आर्क ए बी का वैल्यू कितना है, आर्क बीसी का वैल्यू दोनों मिला के 120 है, बट मुझे पता है कि टोटल सर्कल जो होगा उसके पास कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यानी कि आर्क जो यहां पे ए बी है उसको अगर मैं प्लस करूं आर्क बीसी के साथ, और उसको भी प्लस करूं मैं आर्क क्या नाम है तीसरा वाला एसी, बचा वाला आर्क क्या है एसी के साथ, अगर मैं तीनों को प्लस करूं तब जाके 360 बनेंगे। तो मुझे ए बी और बीसी का वैल्यू तो दे रखा है, ए बी और बीसी का 120 है, तो ये 120 होगा, ये भी 120 होगा, प्लस जो आर्क एसी है मुझे पता नहीं है, ये आर्क एसी है इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू 360। तो 120 प्लस 120 240, और 360 में से 240 माइनस होगा, तो मतलब आंसर 120 आएगा। मतलब मेरा जो आर्क एसी का जो वैल्यू आया दोस्तों, वो आया दोस्तों कितना, 360 माइनस 240, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री आया। मतलब मेरा आर्क एसी भी जो है, ठीक है, मेरा एक सेकेंड, ये जो आर्क एसी का जो वैल्यू आ रहा है, माफ करना एसी लिखा है यहां पे, एसी का जो वैल्यू आ रहा है 120 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर कि जो आर्क ए बी था, ठीक है, इज इक्वल टू आर्क बीसी, ये दोनों सेम थे, और तीसरा जो आया वो भी 120 आया, मतलब तीसरा भी उसके साथ क्या है, सेम है। मतलब तीनों के तीनों आर्क क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, और जब भी कोई आर्क एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी सेगमेंट होता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो सेगमेंट ए बी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट बीसी के साथ, और कॉन्ग्रुएंट होगा एसी के साथ। तो तीनों के तीनों जब सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल कौन सा होता है भैया बताओ, जब तीनों के तीनों सेगमेंट कोई भी ट्रायंगल के, मतलब ये वाला ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों के तीनों साइड एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आइसोसेलेस नहीं यार, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों के तीनों इक्वल है ना एक दूसरे के, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर दिस ट्रायंगल, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर यहां पे लिख दो छोटा सा, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैंने थोड़ा सा रफली शॉर्टकट तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया, तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑप्शन में कोई दिख रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ए मेरा दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया कि भैया ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। समझ में आ गया, बहुत ही इजी, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन हमने करा दिया क्लियर। देखो टफ क्वेश्चन था बट लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाया और सॉल्व कराने की कोशिश की, देखो आंसर निकलता है। बिल्कुल अपने कंसेप्ट पे, अपने आप पे भरोसा रखना है आपने, ठीक है, आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ले लेता हूं, चेक करो क्या बोल रहा है कि एक्स जेड इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब अगेन यहां पे एक सर्कल होगा। चलो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, सर्कल ड्रॉ कर लिया, चलो ठीक है। अब सर्कल में एक्स जेड एक डायमीटर है, तो एक डायमीटर बना लो, डायमीटर का मतलब आप जानते हो रेडियस का डबल, तो समझ लो कि एक यहां पे सेंटर पॉइंट है, तो यहां से डायमीटर पास हो रहा है, तो ये हो गया डायमीटर। इसका नाम क्या है, एक्स जेड है, तो इधर एक्स पॉइंट ले लो, ये उसका सेंटर पॉइंट होगा, और ये जेड पॉइंट, तो ये हो गया एक्स जेड डायमीटर, ठीक है। पॉइंट वाई लाइज इन द इंटीरियर, मतलब एक्स जेड डायमीटर एक सर्कल का, और पॉइंट वाई जो है ये कहीं ना कहीं इंटीरियर में लाई हो रहा है, मतलब अंदर की तरह कहीं ना कहीं लाई हो रहा है। तो लेट्स सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं वाई पॉइंट, ये मैंने वाई पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब वाई पॉइंट जैसे मैंने लिया तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से कौन सा सही है वो हमको पूछा है। तो क्या बोल रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड, अब एंगल एक्स वाई जेड कहां बन रहा है, तो एंगल बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये वाई के साथ अगर मैं एक्स को जोड़ दूं और ये वाई के साथ जेड को जोड़ दूं, तो ये एक एंगल जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये एंगल एक्स वाई जेड क्या ये एक्यूट नहीं है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये एंगल एक्यूट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा फैला हुआ है, ये फैला हुआ है तो एक्यूट नहीं है, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नहीं, माफ करना,
ये ऑप्शन नहीं है, मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये ऑप्शन नहीं है, मतलब मान के चलो ऑप्शन तो ये है। मैंने एक्चुअली यहां पे ना ग्रीन कलर से लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। ऑप्शन ही है, इसमें से चूज करना है। तो ये नहीं है, बराबर है। ये बराबर दिया है कि एक्स वाई जेड जो एक्यूट एंगल नहीं है, मतलब ये बराबर है। पहला पॉइंट बराबर दिया है कि एक्यूट एंगल नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड इज नॉट राइट एंगल। तो क्या ये आपको किसी भी एंगल से राइट एंगल दिख रहा है? राइट एंगल तो यार होता तो वो ऐसा होता, बराबर 90 डिग्री बन रहा होता, बराबर। तो ये राइट एंगल भी नहीं है बोल सकते हम लोग, मतलब ये भी परफेक्ट दिया हुआ है लाइन। तीसरा चीज क्या बोल रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड इज नॉट इज ऑब्ट्यूज, इज ऑब्ट्यूज। ये दिख रहा है, जैसे मैंने बोला कि ये राइट एंगल नहीं है, ये एक्यूट भी नहीं है, तो ये क्या होगा? फैला हुआ, मतलब ये बड़ा होगा 90 से, मतलब ये ऑब्ट्यूज होगा। मतलब तीसरा पॉइंट बराबर दिया है, मतलब पहला पॉइंट भी बराबर दिया है, दूसरा पॉइंट भी बराबर दिया है, तीसरा पॉइंट भी बराबर दिया है। तो क्या चौथा पॉइंट भी बराबर दिया है क्या? पूछ देखते हैं। तो कांट डिफाइन लिया, तो कांट डिफाइन का तो कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस ऑप्शन के हिसाब से पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें से क्या चूज कर सकते हैं? ओनली वन नहीं, वन के साथ टू भी है और थ्री भी है, मतलब ऐसा ऑप्शन जिसमें सब आ जाए। तो वन भी आ जाए, टू भी आ जाए, थ्री भी आ जाए। तो हम लोग ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, ऑल इसलिए सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये चौथा वाला नहीं है हमारा। तो हम लोग बोल सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ओनली थ्री। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ओनली थ्री। ओनली थ्री मतलब कि तीनों के तीनों जो है ऊपर के, वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ये क्या दिया हुआ है? ऑब्ट्यूस एंगल, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज आल्सो करेक्ट। दैट्स व्हाई हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ओनली 3, तीनों ऑप्शन सही है, इसके लिए 3 वाला आंसर हमने चूज कर दिया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन इजी था, दिमाग लगाया हमने और इसको सॉल्व करके दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 के 10 एग्जांपल्स हमने यहां पे कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन का। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब एक सर्कल होगा आप लोग के लिए, अगर मैं यहां पे एक कंसीडर करूं आपको, समझ लो ये सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल है, इसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा, ठीक है। अब ये सर्कल पे अगर क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। इस सर्कल पे कहीं पे भी अगर एक पॉइंट है, मान लो इस सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट का नाम जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो, तो मैंने इसका नाम रख दिया पी पॉइंट, ठीक है। सेंटर, इसका जो सेंटर था उसका नाम ओ था। अब मुझे क्या बोल रहा है कि अगर उस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे पूछा है कि तीन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कि 2 कर सकते हैं, कि 1 कर सकते हैं, कि 0 कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमें एक चीज पता है कि कोई भी अगर पॉइंट होता है तो उसके थ्रू हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कर सकते नहीं कर सकते, तो यहां से एक ड्रॉ हो गया। अब वापस से अगर किसी दूसरे पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, अगर यहां से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये ओवरलैप हो रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो कोई भी सर्कल पे अगर पॉइंट है, कोई सर्कल पे अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट से सिर्फ एक मात्र टेंजेंट, एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, जो कि हमने यहां पे ड्रॉ करके दिखाया। मतलब डायरेक्टली ड्रॉ किया, स्टेप से हम लोग नहीं गए। तो जब ड्रॉ करने बोलेगा तो स्टेप से जाएंगे। अभी तो यहां पे एमसीक्यू पूछा है तो करेक्ट आंसर चूज करना है खाली। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इस चीज का कि ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉन टू ए सर्कल, जिस पे अगर पॉइंट दिया हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, वन, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं अगर इस चैप्टर में से एमसीक्यू पूछेगा तो। वैसे इस चैप्टर में से एमसीक्यू पूछने के चांस कम होते हैं, बहुत ही ना के बराबर होते हैं, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि आप जानते हो, अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड। मतलब एक सर्कल है, यहां पे भी समझ लो, सर क्या, देखो यहां पे एक सर्कल है, ले लेता हूं सर्कल ले लिया। अब ये सर्कल पे क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड, मतलब ये सर्कल के बाहर कहीं पे तो एक पॉइंट है, मान लो इधर एक पॉइंट मैंने बना लिया जिसका नाम मैंने रख दिया पी। अब ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट आप बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे टेंजेंट? जैसे मैंने आपको स्टेप सिखाया ही था कि यहां पे उसका सेंटर होगा, ठीक है, यहां पे सेंटर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक सेकेंड, यहां से यहां पे एक लाइन खींच देना है, फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है इस प्रकार से, ठीक है। आपको एक यहां से लाइन मिल जाएगा, ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके लाइन मिलेगा, फिर उसके बाद यहां पे एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से आपको क्या करना है, इस सेंटर का डिस्टेंस लेके क्या करना है, कट करना है ऊपर और नीचे सर्कल के, दो आपको यहां पे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा लेट सपोज ए, यहां पे एक पॉइंट मिलेगा लेट सपोज बी। अब ये जो पॉइंट मिला उसको आपको बस ज्वाइन कर देना है विद द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो ये पॉइंट ज्वाइन हो गया ये पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट जो बाहर था ऑलरेडी मेरा,
ये पॉइंट मेरा ऑलरेडी बाहर था, उससे मैंने सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाया, 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर पाया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सर्कल के बाहर पॉइंट है और वहां से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है टू द सर्कल, तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट को मैं ड्रॉ कर सकता हूं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन में 2 है क्या, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 2। ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, इफ अ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है, मतलब क्लियरली बोल रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, बोल रखा है। AB अपॉन PQ का जो है वो है 7/5। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें से क्या सही जवाब आएगा। तो देखो कैसे निकालोगे, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे एक चीज बोल रहा है कि ट्राइंगल मेरा ABC जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR से। तो मुझे पता है एक चीज, कभी भी जो 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो रेशियो में आ जाते हैं। मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, CSCT। ये हमने पढ़ा हुआ है 3rd चैप्टर में, 1st चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मतलब जो सिमिलैरिटी वाला चैप्टर था, ये हम लोग को पता है। अब मुझे एक चीज पता है कि AB बाय PQ का वैल्यू है 7/5। तो AB अपॉन PQ का जो वैल्यू है वो 7/5 है। तो जब ये 7/5 है तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मतलब तीनों का ही वैल्यू 7/5 हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये पूरे का ही वैल्यू जो होगा इज इक्वल टू 7/5 हो जाएगा। करेक्ट है, इज इक्वल टू 7/5 होगा। तो अगर मैं सिर्फ लिखूं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 7/5, ये ध्यान से देखना इस चीज को, देखो यहां पे अगर मैं लिखूं ऐसा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 7/5, सिर्फ इसको लिया इज इक्वल टू 7/5 लिखा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि AB इज इक्वल टू, ये जो अपॉन PQ है वो 7/5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो AB इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय PQ। ठीक है, लिख सकता हूं। उसी प्रकार ये जो BC होगा, BC देखो यहां पे ध्यान से, उसी प्रकार कि ये जो मेरा BC अपॉन QR है, BC अपॉन QR है, ये वैल्यू भी 7/5 के बराबर है, बराबर 7/5 के बराबर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि BC इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय QR। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये वाला। उसी प्रकार ये तीसरा वाला जो कि था AC अपॉन PR, ये भी 7/5 के बराबर है। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं ऐसा कि AC इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय PR लिख सकता हूं। तो यहां पे आपने देखा कि ये तीनों AB इज इक्वल टू 7/5, PQ BC 7/5 QR और AC 7/5 QR, मतलब ये 7/5 गुना है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो AB है, BC है और AC है ये बड़ा है, तभी तो ये आ रहा है ना 7/5। मतलब इस PQ से अगर आप 7/5 को मल्टीप्लाई करोगे जो कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तब जाके AB का आएगा। तो इससे ये पता चला, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे ये पता चल रहा है कि AB जो होगा, BC जो होगा और AC जो होगा आर बिगर साइड्स देन AB से, AB किससे बड़ा होगा, PQ से, देन PQ, QR, PR रिस्पेक्टिवली, इससे बड़े होंगे। तो इससे ये पता चल गया कि जो AB है, BC है और AC है, जैसे मान लो 2 ट्राइंगल थे हमारे, कौन से 2 ट्राइंगल थे, जैसे मान लो यहां पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये ABC, और एक और ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया PQR। तो इससे ये पता चला कि साइड AB जो है वो PQ से बड़ा होगा, BC जो है वो QR से बड़ा होगा और AC PR से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये ABC जो ट्राइंगल होगा वो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो बड़ा होगा। तो इसके मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज बिगर ट्राइंगल देन ट्राइंगल PQR। करेक्ट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेरा ट्राइंगल ABC बड़ा होगा। तो ऑप्शन में कुछ है क्या ऐसा, देखो पहला दिया है ट्राइंगल ABC इज बिगर, ट्राइंगल PQR इज बिगर, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। बोथ ट्राइंगल्स विल बी इक्वल, ये तो आएगा ही नहीं, कांट बी डिटरमाइन, ये भी नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए ABC जो ट्राइंगल है मेरा वो बड़ा है, ये हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया। तो AB इज ए पैरेलल टू y एक्सिस, सेगमेंट AB जो है वो y एक्सिस से पैरेलल है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 1,3। मतलब जो AB सेगमेंट है उसका A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 1,3, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ B पॉइंट कैन बी डैश। तो सबसे पहले तो मैं ये बना लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या बोल रहा है कि सेगमेंट AB इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि y एक्सिस और x एक्सिस है क्या। तो मान लो कि यहां पे मैं क्या करता हूं, एक ड्रॉ करता हूं x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। करेक्ट है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया मान लो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो AB सेगमेंट है ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल मतलब ये जो y है उसी के पैरेलल आएगा। लेकिन इस तरफ आएगा कि इस तरफ आएगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज उन्होंने दे रखा है कि A पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,3।
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 1,3 हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग कर लेता हूं। समझ लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जो भी है आप कर सकते हो 1 2 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,3 मतलब x का 1 और y का 3 मतलब ये वाला पॉइंट है। ये क्या है आपके लिए a पॉइंट है। समझ में आ रहा है? रफली ड्रॉ कर लो, जो कि आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हुई। तो a पॉइंट मुझे पता है 1,3, तो a पॉइंट हो गया 1,3 यहां पे आएगा। अब मुझे एक बात बता दो, क्लियर कट बताना। अब मुझे पता चल गया कि a पॉइंट इधर है और ये लाइन जो है वो पैरेलल बनेगा, तो ऑब्वियसली ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल में ही लाइन बनेगा, मतलब यहीं से लाइन बनेगा। यानी कि जो भी मेरा लाइन बनने वाला होगा, जो भी मेरा लाइन बनने वाला होगा वो लगभग ऐसा बनेगा, स्ट्रेट, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो अब मैं अगर ऑप्शन चेक करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए कि मेरे को क्या पूछा है कि देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब बी का कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो सबसे पहली बात, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकता है, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकता है। मान लो इसमें 4 चीज दिया हुआ है 3,1, तो यानी कि x का जो वैल्यू है वो 3 होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखोगे इस तरफ से अगर लाइन पास होके जा रहा है, ये तो 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है, मतलब जिसका भी वैल्यू x का वैल्यू 3 दिया हुआ है वो तो आ ही नहीं सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट है। यहां पे क्या बोल रहा है कि ए जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3,1 है। तो अगर आप देखोगे कि जहां पे ये जो लाइन आ रही है ये कहां से पास हो रही है, x के 1 और 2 के बीच में से पास हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो लाइन बनेगा उसका x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 1 के आसपास ही आएगा या तो 2 के आसपास ही आएगा। तो यहां पे तो 3 दिया, यहां पे 3 दिया है, मतलब ये तो नहीं आ सकता। यहां पे 5 दिया है, मतलब ये भी नहीं आ सकता। करेक्ट है, ठीक है। और सीधी सी बात है ना, मतलब ये 1 और 2 के बीच में से पास नहीं हो रहा है, 1 में से ही पास हो रहा है, जो कि मैंने शायद गलती से कुछ अलग ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। गलती से क्या किया, अलग ड्रॉ किया हुआ है। तो आप ये देखोगे ये मैंने 1 पे ड्रॉ किया है ना, ये 1 का पॉइंट था, ठीक है। ये एक्चुअली में 1 से पास होगा, देखो मैंने गलत ड्रॉ किया था, ये 1 से पास होगा, मतलब मेरा x का वैल्यू जहां पे 1 होगा वही आंसर है हमारा। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। करेक्ट है, क्लियर। बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है जो कि हमने आराम से इसको सॉल्व करके दिखा दिया। मतलब एक चीज क्लियर बोल रखा था ना कि नहीं बोल रखा था, क्या रखा था बोल के कि आपको एक चीज पता है कि y कहां गया, ये जो लाइन मैंने बनाया ये इधर ही बनेगा। ये लाइन कहां से पास हो रहा है, 1 के लाइन से पास होकर जा रहा है, मतलब मेरा x का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 आएगा। तो x का कोऑर्डिनेट किधर है, यहां पे 1, ठीक है, यही है ना। x के कोऑर्डिनेट में और कहीं 1 है क्या, नहीं है, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, बाकी हर एक चीज आपके लिए सिंपल है और कुछ भी परेशानी आप लोग को नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, ध्यान देना सेकंड क्वेश्चन पे, देखो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डैश लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डैश, मतलब कौन सा पॉइंट आएगा इसमें से जो राइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो मान लो यहां पे भी मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं, ठीक है। ये हो गया आपके लिए y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है ना, माइनस होता है, ठीक है। यहां पे आ गया 1, सॉरी ये 1 2 3, ये 4, ये 1 2 3 4, यहां पे -1 -2 -3 -4, यहां पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये बीच में जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 0,0। बीच में जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ओरिजिन, 0,0। तो हमें क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो उस ओरिजिन के राइट में आएगा, ठीक है। तो राइट में आएगा, इसका मतलब क्या होगा, इस ओरिजिन के राइट में आएगा, वो भी किस पे, एक्स एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा राइट में, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पे सभी चीज देखो पॉजिटिव है क्या, अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप देखोगे पॉइंट डैश लाइज ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट ऑफ द ओरिजिन मतलब x का वैल्यू जो है वो कुछ आना चाहिए, मतलब 1 2 आना चाहिए, मतलब x का वैल्यू या तो 1 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ये भी चला गया ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे राइट टू द ओरिजिन बोला है, तो कहीं ना कहीं x का जो वैल्यू है वो 1 आ सकता है, 2 आता है, 3 आता है, लेकिन जब वो x के ही लाइन पे ही आएगा तो y का वैल्यू 0 होगा। तो जिसमें y का वैल्यू 0 है वही आपका आंसर है। तो y का वैल्यू 0 किसमें है, इसमें है, मतलब ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर, क्योंकि y का वैल्यू जो है इसमें 0 है। क्योंकि अगर ये कोई भी पॉइंट जब x के लाइन पे ही होगा, मान लो इधर से x के लाइन पे ही होगा, तो यहां पे अगर 1 पे भी रहा होगा, मान लो 1 पे रहा होगा, तो यहां पे y का वैल्यू क्या है, 0,
ठीक है, तो y का वैल्यू 0 मतलब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, दिस इज योर आंसर। करेक्ट, सिंपल है, लॉजिक की बात है। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4। देखो इसको ध्यान से, क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4 फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश, ठीक है। मान लो मैंने बना दिया ये, ठीक है, -3,4 है, मतलब ये 1 2 3 और -3,4 कहां होगा, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है, और ये 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपका -3 और ये 4, मतलब ये वाला पॉइंट, ये हो गया आपका -3,4, ठीक है। -3,4 ये वाला पॉइंट है और ओरिजिन ये वाला पॉइंट है, मतलब यहां से लेके यहां तक का आपको डिस्टेंस निकालना है, इतना डिस्टेंस आपको निकालना है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जब आपको डिस्टेंस निकालना है तो वी हैव द फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं, मतलब इसकी ये आपको समझाने के लिए था, इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को, सीधा हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फिर तो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पॉइंट समझ लो इसका नाम है ए पॉइंट का है -3,4 और जिसपे ओरिजिन है, ओरिजिन का है O पॉइंट और इसका 0,0 होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होगा x1, ये y1, ये होगा आपके लिए x2 और ये y2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, क्या है फॉर्मूला, x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। बच्चे को पता है फॉर्मूला, सबने आपने पढ़ा होगा हमारे लेक्चर वीडियो। x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है -3, मतलब 0 + 3 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 4 दी होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो d विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 + 3 यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 0 - 4 इज -4, -4 का स्क्वायर इज 16, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, d इज इक्वल टू √ऑफ 9 + 16 इज 25, तो d इज इक्वल टू √ऑफ 25, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 5 यूनिट। सेंटीमीटर दिया है क्या, कुछ नहीं दिया, तो d का वैल्यू आ गया 5 यूनिट, मतलब आपका आंसर क्या आ गया 5। ऑप्शन में 5 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस डिस्टेंस ही तो निकालना था, इतना इजी है। तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैड कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ऑफ ए एंड ओ, यानी कि जो ओरिजिन है उसको हमने आराम से कैलकुलेट कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देके समझना है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। एक लाइन है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप आपको निकालना है, ठीक है। आपको एक स्लोप का फॉर्मूला पता है, दैट इज नथिंग बट स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, याद है m इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा फॉर्मूला है। थीटा का वैल्यू पता ही है आपको कितना है, कहां गया, 30 डिग्री दिया हुआ है, देखो 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू निकाल लो। tan 30 डिग्री क्या होता है, नहीं याद है, कोई बात नहीं। अगर आपको tan का 30 का, tan 40, tan 45 का, tan 60 का वैल्यू नहीं याद है, तो एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं, tan थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin 30 बाय cos 30, ये आपको पता ही है, ठीक है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है। cos 30 का कितना वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। ये 2 कैंसिल, कितना बचा 1/√3, दिस इज योर आंसर। मतलब tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, आ गया आंसर, 1/√3 है इसमें, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। कि जो स्लोप है, देखो स्लोप जनरली क्या होता है, दो कैटेगरी से होता है, एक तो आपको दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके आप निकाल सकते हो m का वैल्यू यानी स्लोप का वैल्यू। अगर आपको सिर्फ एंगल दिया होगा तो आप डायरेक्टली m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan थीटा का वैल्यू उसमें डाल के आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए थे, सिर्फ एंगल दिया था, तो हमने एंगल का वैल्यू tan थीटा के साथ डाल दिया, आ गया हमारा 1/√3, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ जाए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जिसमें अलग अलग 4 टाइप के एग्जांपल्स है, चारों अलग प्रकार के एग्जांपल थे, चारों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया, सही आंसर निकाला, और उसके बाद हमने ऑप्शन में भी टिक किया कि यार देखो सही आंसर हमारा आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आज मैं और डॉट यानी मल्टीप्लाई, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा कितना होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर आप देखोगे यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है कॉसेक थीटा से। अब कॉसेक थीटा का मतलब आप जानते हो, कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा गेट कैंसर, तो आपका आंसर आ गया 1। तो आपका आंसर कितना है 1। ऑप्शन में 1 दिया है क्या, देखो पहले ही ऑप्शन नंबर ए जो है ये 1 दिया हुआ है, तो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। कितना इजी था,
चुटकी में, मुझे लगता है 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आप निकाल सकते हो। करेक्ट है, ये था आपके लिए पहला क्वेश्चन। कितना इजी था। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोसेक 45 का वैल्यू निकालना है। मान लो जैसे मैंने आपको एक टेबल सिखाया था, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, फिर वैसे 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैंने आपको यह चीज सिखाया था कैसे याद रखना है। कैसे याद रखना है, साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब साइन जो है, हमको साइन का वैल्यू पता है। अगर आपको साइन का वैल्यू पता है और आपको पूछा है कोसेक का, तो मुझे पता है कि कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा, बराबर। तो साइन, एक सेकेंड, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, कोसेक 45 चाहिए, बराबर। तो कोसेक 45 जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1/sin 45 डिग्री। ठीक है, मुझे पता है sin 45 का डिग्री होता है 1/√2, यानी कि 1 इधर ही है, 1/sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो 1/1/√2 मतलब ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया मेरा, √2। तो ऑप्शन में √2 है क्या, देखो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर, यानी इसका √2 आया गया। इस प्रकार से कोई भी, अगर आपको एक लाइन आता है ना, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। सिर्फ एक लाइन का ये चीज याद है, तो बाकी हर कोई आप निकाल सकते हो, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड है यहाँ पे 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको मैंने एक आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री का, 1 + tan² थीटा इज नथिंग बट sec² थीटा। तो डायरेक्ट आप इसको टिक कर सकते हो, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी फॉर्मूला, जो कि होता है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है दोस्तों, इसमें कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। तो इसको आपको याद करना है। जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वैसे 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा इज द फॉर्मूला, आइडेंटिटी फॉर्मूला। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है when we see at a higher level from the horizontal line, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका, ठीक है, यहां पे कोई इंसान खड़ा है, एंड अगर हम लोग एक हायर लेवल पे देख रहे हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल, तो वो जो एंगल बनेगा, मतलब मान लो यहां पे मुझे देखना है, तो इस तरीके से, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं इसको देख रहा हूं, तो ये क्या बन रहा है, एक एंगल हायर साइड बन रहा है, यानी ऊपर की तरफ बन रहा है। तो वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, कि जीरो कहलाएगा, कि स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर हम यहां से लेके यहां पे देख रहे हैं तो हम ऊपर देख रहे हैं, और ऊपर वाली चीजों को हम एलिवेशन बोलते हैं। करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट इज एंगल जो बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखना आपको ये सब चीजें, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण इसका आंसर था। क्लियर है, आ गया समझ में। चलो अब चल कि द रेशियो, क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। क्या बोल रहा है, यहां पे हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे आप लोग के लिए। यहां पे मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर देता हूं, इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे चीजों को, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है, क्या बोल रहा है, सर्कमफरेंस है, और उसका रेशियो किसके साथ है, एरिया ऑफ सर्कल के साथ। और ये दोनों का जो रेशियो है वो है 2:7, यानी 2/7। ठीक है, हमको बोल रहा है फाइंड द सर्कमफरेंस, हमें सर्कमफरेंस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब सर्कमफरेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक चीज पता है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल होता है दोस्तों 2πr, और एरिया होता है दोस्तों πr² इज इक्वल टू है 2/7। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अगर आप देखो यहां पे, तो 7 × 2 हो जाएगा, दैट इज 14। क्या हो जाएगा, 14πr हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 × πr² इज नथिंग बट 2πr²। कुछ कैंसल आउट होगा क्या यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये r और ये r² कैंसिल हो गया, ये पाई और ये पाई कैंसिल, क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखो तो क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 14 इज इक्वल टू 2r बच रहा है, और देयरफॉर r विल बी इक्वल टू 14/2 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू आ गया r का 7। रेडियस आपको मिल गया यहाँ पे 7, रेडियस एक बार 7 मिल गया तो आप सर्कमफरेंस निकाल सकते हो। आपको क्या चाहिए, सर्कमफरेंस चाहिए, करेक्ट। तो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2πr, करेक्ट। सर्कमफरेंस क्या है, 2πr ना, तो देयरफॉर 2 × पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 7, बराबर। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 कैंसिल, 2 × 22 इज नथिंग बट 44, और ये क्या निकाला हमने सर्कमफरेंस, तो इसका सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो 44 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि क्या कोई 44 सेंटीमीटर है क्या, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कहीं पे भी 44 सेंटीमीटर नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर गलत है। तो हम वापस से अगर हम हमारे फॉर्मूले में जाएंगे तो यहां पे लिखा है 2 × पाई मल्टीप्लाई बाय 7, करेक्ट है। तो 2 × 7 होता है 14। यहां पे आप इसको देखोगे
देखो अगर ध्यान से इस चीज को समझो, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 14 और ये पाई वैसे का वैसे ही, तो ये 14 पाई का मतलब भी सेम है, बस हमने यहाँ पे पाई का वैल्यू डाल दिया। तो अगर हम पाई का वैल्यू नहीं डालेंगे, खाली मल्टीप्लाई करके छोड़ेंगे, तो हमारा आंसर 14 पाई आएगा, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है मुझे 14 पाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 पाई इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स आएंगे। देखो दिखने में कितना इजी लग रहा था, लेकिन सॉल्व करना पड़ा। एग्जाम में भी ऐसे होगा, आपको जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 ए में विद ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 1 बी में विदाउट ऑप्शन, तो यहां पे आपको चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से आपको कोई 1 मार्क्स या 2 मार्क्स स्कोर करने नहीं देगा दोस्तों, यार एग्जाम है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो यहाँ पे हमने मेहनत करके सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया 14 पाई, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला एग्जांपल, अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, हमने एक चीज पढ़ा था, कोई एक सर्कल है, ठीक है ना, इसका मेजरमेंट ऑफ आर्क, यानी कि यहां से वो एक सेक्टर बना रहा होगा, ये वाला आर्क होगा उसका, तो इस आर्क का जो मेजरमेंट ऑफ आर्क सर्कल दिया हुआ वो 160 डिग्री दिया हुआ है मान लो, ठीक है, एंड लेंथ इज 44 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसको अगर मैं मिटाऊं, यहां पे मैं चीजें डायरेक्ट लिखता हूं, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको बोल रहा है फाइंड द सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस निकालना है। तो मुझे एक फंडा पता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, यही फॉर्मूला होता है, जिसमें हमें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल का वैल्यू पता है 44, तो 44 इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हम जानते हैं जो कि दे रखा है 160, तो 160 बाय 360 इंटू 2 पाई आर। हमको क्या चाहिए, सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस का मतलब क्या होता है 2 पाई आर, यानी हम ये पूरा 2 पाई आर का वैल्यू अगर हम निकाल लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे 1 0 कैंसल, 36 को इसके पास भेज दो, या फिर इससे कुछ डिवाइड होता है तो देखो 4 4 जा 16 होगा, 4 9 जा 36 हो गया, बराबर, 4 1 जा 4, 4 11 जा 44, ये कट हो गया, 9 11 जा 99, मतलब यहाँ पे क्या बना 99 इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, 99 इज इक्वल टू 2 पाई आर। लेकिन हमको पता है कि 2 पाई आर का मतलब क्या होता है, सर्कमफरेंस होता है, तो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, 99 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन हम चेक करेंगे, ऑप्शन में कहीं पे भी 99 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर, तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमको निकालना था सर्कमफरेंस, और सर्कमफरेंस का मतलब होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 99 आ गया, मतलब सर्कमफरेंस डायरेक्टली हमारा 99 सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है, क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों, ओके। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया पहला 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना इसको, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री, मतलब हमें उस चीज का सेक्टर ऑफ सर्कल का मेजर दिया है 90, मतलब थीटा आपको 90 डिग्री दिया है, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर दिया है, आपको निकालना है सेक्टर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट योर आर्क लेंथ, जो कि थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, बराबर, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपका आर्क लेंथ था, और इसको अगर आप 2 टाइम रेडियस जो कि डायमीटर होता है उससे अगर आप प्लस कर दो, तो हमारा ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, पेरीमीटर आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, जो कि हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। अगर इसमें आप देखोगे थीटा का वैल्यू हम जानते हैं 90 है अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस जो है आपका हमको निकालना क्या है इसमें, फाइंड द पेरीमीटर ना, हाँ, तो पाई की जगह पे 22/7 में डाल सकता हूं, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 7 है, प्लस 2 टाइम रेडियस इज 7। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, 0 0 कैंसल, 9 1 9, 9 4 36, क्या बचा, ये 7 7 कैंसल, 22 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो 22 मल्टीप्लाई 44, 44 बाय 4 इज 11, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 11 प्लस 7 प्लस 2 इज 14, आपका 25 आंसर आएगा। तो क्या ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर है, अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो बिल्कुल ऑप्शन में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पे बस एडिशन किया, मतलब सिंप्लीफिकेशन किया और ऐड किया, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14, और इसको पूरे को सॉल्व करके 11 आया, 11 प्लस 14 इज 25, तो आपका आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन वो कैसे आपको आया, ये हमने सॉल्व कैसे किया, हमको कैसे पता चला, बिकॉज वी नो द कंसेप्ट, हमको पता था कि यार पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप इस चैप्टर में अच्छे से पकड़ बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है मैं इजीली सॉल्व कर पाऊं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो मैं बिना किसी टेंशन के मैं सॉल्व कर पाऊं और अच्छे मार्क्स निकाल पाऊं, तो आपको जितने भी फॉर्मूले से A to Z कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला इसके चैप्टर्स के लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलेंगे हमारे चौथे क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन पढ़ो इसको। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। रेडियस दिया है, हाइट दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? पाई आर एल है। करेक्ट है, बिल्कुल पाई आर एल। अब हमको यहां पे क्या दिया? रेडियस दिया जो कि आर है, यहां पे हाइट दिया 24 सेंटीमीटर। तो हमको तो भाई एल भी चाहिए जो कि होता है स्लैंट हाइट। आपको पता है कोन में, अगर आप देखोगे कोन आपने देखा होगा, अगर ये अगर कोन है आपका, तो ये आपका क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है। करेक्ट। तो इसमें स्लैंट हाइट का वैल्यू मुझे पता नहीं, तो उसके पहले मैं क्या करूंगा? इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, उसके पहले मैं निकालूंगा स्लैंट हाइट, क्योंकि मुझे स्लैंट हाइट नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा स्लैंट हाइट, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट एल निकालने का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर कितना है? रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर जो कि है 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो एल का वैल्यू मुझे मिलेगा, कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को प्लस करो तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 576 प्लस 49 करो, 576 प्लस 49 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। ठीक है, तो एल का वैल्यू क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 625। देखो ध्यान से, एल का वैल्यू 625, यानी एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625। तो 625 किसका स्क्वायर रूट है? 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी एल का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। मतलब स्लैंट हाइट आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। इसको डाल दूंगा 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में डालो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा? कर्व सरफेस एरिया जो निकालना है इज इक्वल टू क्या है? पाई आर एल है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है आपका 7, और एल का वैल्यू है 25 बराबर। 7 गेट्स कैंसल, 22 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करो, देखो करके देखो। देखो 22 को 20 से मल्टीप्लाई करिए 440 और 110, मतलब 550 आंसर आएगा। ठीक है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 550 बिल्कुल। तो इन दोनों को प्लस करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, 22 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 550। क्या निकाल रहे हो आप? ये कर्व सरफेस एरिया मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर वैल्यू आएगा। तो 550 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है 550। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोन है इसका फॉर्मूला पता था, जो कि पाई आर एल था। पाई एल पता था, जिसमें हमें पाई आर तो पता है लेकिन एल नहीं पता था। तो एल मतलब स्लैंट हाइट होता है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता था, हमने डाला, कैलकुलेट किया, फिर वो उठा के दूसरे फॉर्मूले में डाला, कैलकुलेट किया, आ गया। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक सिलेंडर होगा, उसका हमें क्या दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे इतना बोल दिया। उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमें बोल रहा है इसका हाइट निकालो। तो सबसे पहले क्या चीज दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 2 पाई आर एच। दिस इज द फॉर्मूला। आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि आपको फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस दिया हुआ है 5 और मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है आपको निकालना है। ठीक है, और ये कितना है? कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 440 दिया हुआ है, 440। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको चाहिए हाइट, तो बाकी सब वैल्यू नीचे आ जाएंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्या हो जाएगा? h विल बी इक्वल टू 440 अपॉन बाकी नीचे सब आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, कैंसिल करो, 2 के टेबल में जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 0। 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44 बचा। ठीक है, ऊपर क्या बच रहा है? 44 और नीचे बच रहा है पाई। 22/7 वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन एक बार पहले ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन में दिया है 44 अपॉन पाई, जो कि हमारा 44 अपॉन पाई आ ही रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली दिया है। इसमें हम लोग को पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना, डायरेक्ट पाई के फॉर्म में आंसर दिया है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कि आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन इज asked here is find the height of the cylinder. The height of the cylinder is 44/5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। कैसे पता चला, कैसे सॉल्व किया? अगर हमको फॉर्मूला पता था कर्व सरफेस एरिया का तो हमने डाला, कैलकुलेट किया और हमारा आंसर कितना इजी तरीके से आ गया। देख पा रहे हो आप लोग? क्लियर है? तो यार यही कंसेप्ट है और कुछ है ही नहीं। यही चीज जो है आपको समझना है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो बहुत आसान है आपको ये चैप्टर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अ कोन वाज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू ए सिलेंडर। मतलब सबसे पहले क्या किया है? एक कोन को लिया होगा। ठीक है, आप कोन तो जानते ही हो, कोन आइसक्रीम वाला कोन खाते हो, कोन। वो कोन का जो भी मटेरियल से बना है उसको पूरा पिघलाया गया और उसी से क्या बनाया गया? सिलेंडर। मतलब जितना वॉल्यूम कोन का रहेगा उतना ही वॉल्यूम सिलेंडर का रहेगा। तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो रहेगा वो सेम रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का,
क्योंकि कोन को ही पिघला के सिलेंडर बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम तो भैया सेम रहने वाला है। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है, कोन वाज मेल्टेड इन कास्ट सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस, रेडियस उसका सेम रखा गया है बेस ऑफ कोन का। इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन इज 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन निकालना है, यानी कि सिलेंडर का हाइट 5 सेंटीमीटर दिया है लेकिन कोन का हमें नहीं पता। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला पता है क्या? अगर आपको पता है तो डाल दो, जैसे कि हमने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल फंडा है। इसमें जो वैल्यू दिया है दोस्तों बस आप डाल दो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो हाइट है आपका सिलेंडर का, और ये हाइट और ये हाइट अलग होगा, क्योंकि सिलेंडर का जो हाइट है हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो हाइट है ना, यहाँ पे हम लोग 5 डालेंगे, लेकिन जो चीज नॉर्मल है वो तो कैंसिल होगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का रेडियस जो है वो सेम है, रेडियस सेम है, तो ये आर स्क्वायर पूरा और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल बच जाएगा। तो यहाँ पे h मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी h/3 इज इक्वल टू h हो जाएगा, कैपिटल H, यानी कि सिलेंडर का हाइट आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि h/3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो देयरफॉर h विल बी इक्वल टू 15, 5 3 15 सेंटीमीटर, मतलब हाइट h, स्मॉल h क्या है हमारे लिए, हाइट ऑफ कोन, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर आ रहा है। ऑप्शन में है क्या, चेक करो, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। क्लियर, कितना इजी क्वेश्चन था, क्या लग रहा है, कंसेप्ट लग रहा है, क्या लग रहा है कंसेप्ट, कि भैया इसमें बोल रहा है कि एक कोन को पिघला के सिलेंडर बनाया, तो कोन को पिघला के सिलेंडर बनाओ तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। ऐसा भी बोला कि दोनों का रेडियस सेम है, तो रेडियस रेडियस कैंसिल हो गया, पाई पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा, इसका हाइट अलग है, इसका हाइट अलग है, बस फॉर्मूला डाला, मतलब फॉर्मूला नहीं, कैंसिल किया, जो बचा उसमें वैल्यू डाला और सॉल्व किया और आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। क्लियर, कूल, ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत ईजी होते दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, मतलब मुझे नहीं लगता इससे कुछ एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 0.01 सेंटीमीटर। साइड किसका निकालना है, क्यूब का निकालना, और आप जानते हो कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइड ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला में, साइड क्यूब। साइड क्यूब होता है, साइड का वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.01 है, माफ करना, 0.01 सेंटीमीटर है, इसका क्यूब कर दो, मतलब क्या हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा। ऑप्शन चेक करो, ये 1 सेंटीमीटर तो बिल्कुल नहीं आएगा, 0.001 भी नहीं आएगा, 3 जीरो है, ठीक है ना, 0.000, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी माय करेक्ट आंसर। अगर आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 0.01 के क्यूब निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 0.12345, 12345 0, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज द सेंटर 0.00001 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, सेंटीमीटर, क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। ठीक है, हमको क्या निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मतलब इसको मैं कराई क्यों रहा हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों के लिए कराना पड़ रहा है ऑब्वियसली। और ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। आज ये लेक्चर भी कंप्लीट होगा और उसके बाद जो लेक्चर लाऊंगा उसमें हम थोड़ा बड़े वाले एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साइड ऑफ ए क्यूब निकालना है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। ठीक है ना, आपको पता है ये साइड ऑफ मतलब वॉल्यूम क्यूब का पूछा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, अगेन जैसे ऊपर लगाया था हमने। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइड का क्यूब होता है। ठीक है ना, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यहां पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर दिया हुआ है, साइड आपको पूछा है। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब, तो साइड का पूछा हुआ है वैल्यू। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देयरफॉर साइड का जो वैल्यू आया वो क्या आया, क्यूब रूट ऑफ 1 इज नथिंग बट 1। ठीक है ना, यहाँ पे 1 ही आएगा, तो हमारा साइड इज इक्वल टू 1 मीटर आ गया। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे तो 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है और 1000 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटीमीटर में चाहिए। तो 1 मीटर को हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन में 100 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कभी कभी कन्वर्जन में वो लोग ऑप्शन ऐसा देते हैं कि हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो यार इसमें तो 1 है ही नहीं, क्या गलत आ रहा है क्या, आप गलती से इसको टिक करके आ जाओगे, लेकिन ऐसा मत करना। ऑप्शन में 1 मीटर मतलब आंसर जो आया हमारा वो 1 मीटर में आया, लेकिन हमारा आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो बच्चे क्या करेंगे, ये टिक करके आ जाएंगे, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।